हेलो। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो वीडियो बनाने में भी काफ़ी स्पीड अप हो रहा है मामला। आप अपने नोट्स बनाते रहें एंड टेक केयर ऑफ वन थिंग स्पेशली, सबमिट योर असाइनमेंट्स गिवन टू यू ऑन सैटरडे एंड संडे, राइट? ओके। देखो, पिछले कुछ वीडियोस में हमने मानव शास्त्र का अर्थ, मानव शास्त्र की परिभाषाएं, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट स्कोप के बारे में चर्चा की। इसके साथ साथ हमने मानव शास्त्र की जो परिप्रेक्ष्य है, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, उसकी कुछ विशिष्टताओं, डिस्टिंक्टिवनेस की भी हमने चर्चा की। आज के वीडियो में हम मानव शास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं, ये एक तरह से कहें एंथ्रोपोलॉजीज विद इन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो विशिष्टीकृत या विशेष या स्पेसिफिक जो सब एरियाज ऑफ स्टडी डेवलप हो गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जनरली जो अलग अलग मानव शास्त्री हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से मानव शास्त्र की विभिन्न शाखाओं या उपभागों का एक तरह से वर्णन किया है। मुख्य रूप से हम होबल और लिंटन का वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि निस्संदेह मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु अत्यधिक विविध है, वेरी डाइवर्सिफाइड है, प्लस इसका जो स्कोप है, यानी कि इसकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो डाइवर्सिफाइड है, और सब्जेक्ट जो स्कोप है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, अत्यधिक विस्तृत है। जब मानव शास्त्र की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति से लेकर आज तक मानव शास्त्र ने मानव के जीवन और अनुभव से संबंधित जो विभिन्न शारीरिक, भौतिक, प्राणी शास्त्रीय और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हैं, उनकी गहराई से अध्ययन किया है, इन डेप्थ स्टडी की है, और उसी कारण आज यह स्थिति है कि मानव शास्त्र से विस्तृत कोई दूसरा ऐसा कोई विषय या अध्ययन या व्यवस्थित अध्ययन क्षेत्र नहीं है जो मनुष्य और उसके जीवन का उसकी संपूर्णता में अध्ययन करता हो। लेकिन मानव शास्त्र एक सामान्य मानव शास्त्र के की जब हम बात करते हैं तो वो एक कहने का तात्पर्य है कि मानव शास्त्र के अंदर और अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की विशिष्ट शाखाओं का जन्म हुआ है, उन सब की जो सामान्य फाइंडिंग्स है या नियम वगैरह है, तथ्य वगैरह है, उन सब को एक साथ मिलाकर हम सामान्य मानव शास्त्र उसे कह देते हैं। तो मानव शास्त्र, अब ये एक फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। मानव शास्त्र समग्र रूप से होलिस्टिकली मानव के शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्भव, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और विकास, इवोल्यूशन का वैज्ञानिक अध्ययन है। कोई भी अन्य विज्ञान इतने विस्तृत या समग्र रूप से मानव का अध्ययन नहीं करता है। मानव शास्त्रीय अध्ययनों का संबंध सभी कालखंडों और स्थानों पर विस्तृत मानव उसके कार्य से है। यानी कि जो मानव शास्त्री हैं वो स्वयं को अपने अध्ययनों में समय और स्थान की सीमाओं से नहीं बांधते हैं। वो भले ही आदिम समाज हो, भले ही आधुनिक समाज हो, भले ही अतीत के समाज हो, भले ही समकालीन समाज हो, सभी प्रकार के समाजों, संस्कृतियों, उनकी उत्पत्ति, उनके वितरण, उनकी समानताएं और विविधताओं के संबंध में तथ्य एकत्रित करते हैं, व्यवस्थित अनुभव तथ्य एकत्रित करते हैं, उनके आधार पर जनरलाइजेशंस करते हैं, और मानव समाज और संस्कृति और मानव जीवन के भौतिक और प्राणी शास्त्रीय जो भी आयाम है उनके संबंध में सैद्धांतिकरण करने का कार्य करते हैं। और ये तो हुआ मानव शास्त्र का एक तरह से सैद्धांतिक पक्ष, लेकिन साथ साथ ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसका उपयोग मानव शास्त्री हमेशा से ही समाज में ऐसे परिवर्तन लाने के कैटलिस्ट के रूप में या एजेंट के रूप में करते हैं जो समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जा सके, जो समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की मानव जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर सके, उनको समझ सके, उनके मैग्नीट्यूड को समझ सकें, और उसी प्रकार से उनके निराकरण या समाधान को ढूंढकर एक बेहतर मानवीय समाज के निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका और अपनी ये भूमिका निभाकर मानवता की सेवा, इन द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी वाली जो बात है वो ये सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए, पहला है होबल का वर्गीकरण, मानव शास्त्र की शाखाएं। ये जो डायग्राम है इससे स्पष्ट हो जाता है मानव शास्त्र की शाखाएं हैं। होबल का वर्गीकरण उन्होंने 3 भागों में मानव शास्त्र को बांटा है: शारीरिक मानव शास्त्र, एक पुरातत्व शास्त्र, और तीसरा है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। अब शारीरिक मानव शास्त्र के भी इन्होंने 2 उपभाग बताए हैं, एक तो मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री, और मानव प्राणी शास्त्र, ह्यूमन बायोलॉजी। एक इन्होंने पुरातत्व शास्त्र, आर्कियोलॉजी,
और सांस्कृतिक मानवशास्त्र को भी इन्होंने 3 उपभागों में बांटा है, नृजाति शास्त्र, एथनोलॉजी, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, और सामाजिक मानवशास्त्र यानी कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसी प्रकार जो लिटन साहब है उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। इन्होंने 2 भागों में मानवशास्त्र को बांटा है, शारीरिक मानवशास्त्र, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, और सांस्कृतिक मानवशास्त्र या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसे भी 2 भागों में बांटा है, पुरातत्व मानवशास्त्र यानी कि ह्यूमन पैलिएंटोलॉजी, और मानव शरीर शास्त्र सोमेटोलॉजी। और सांस्कृतिक मानवशास्त्र है उसे 3 भागों में बांटा, पुरातत्व शास्त्र, आर्कियोलॉजी। इन्होंने देखो अलग एक अलग उपभाग में बांटा है, जबकि इन्होंने इसी में इसको सम्मिलित कर दिया। दोनों ने 5-5 बटे, 2 और 3 5 6, इधर 5 है। और नृजाति शास्त्र, एथनोलॉजी, और भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स। अब देखिए बहुत अधिक विस्तार में हम नहीं जाएंगे, मोटा मोटा हमें यही समझ में आया है कि मानवशास्त्र को अभी तक सभी जो विद्वान हैं उन्होंने एक डायग्राम और रह गया नीचे, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक डायग्राम है। ये फ्रेंच बोआज जो थे, एक मानवशास्त्री थे, महान मानवशास्त्री थे, और एक तरह से फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। अमेरिकी मानवशास्त्र के पिता ये कहलाते हैं। इन्होंने मानवशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको, उसके संबंध में 4 फील्ड अप्रोच इन्होंने दिए। 4 जो फील्ड है, क्षेत्रीय अप्रोच इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन क्षेत्र या उसकी शाखाओं को बांटने में इन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब ये 4 फील्ड देखिए किस बेसिस पे उन्होंने बांटा है, बोन्स, स्टोन्स, टोन्स और थ्रोन्स। अब देखिए बोन का मतलब होता है हड्डियां, तो जो मानव की हड्डियों से अलग अलग इतिहास के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग स्थानों पे जो मानव के जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल मैन मिले हैं, हड्डियां वगैरह, उनके जो औजार वगैरह हैं, उनके अध्ययन के आधार पर मानव की अतीत के जीवन की, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को जब हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो जो मानवशास्त्रीय अध्ययन कहलाते हैं उन्हें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का जो फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी का, उसके अंतर्गत बोन्स से रिलेटेड हम अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से स्टोन्स देख लीजिए कि स्टोन्स आर्कियोलॉजी जो है, पुरातत्व शास्त्र, उसके अंतर्गत मनुष्य के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के एक तरह से तकनीक का जो प्रिलिमिनरी स्टेज थी, प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें पत्थरों के विभिन्न औजारों का प्रयोग करते थे, उन्हीं के आधार पर वो शिकार करते थे, अपनी आजीविका को सुनिश्चित करते थे, सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। तो ये आर्कियोलॉजी हो गया। फिर टोन्स का मतलब होता है बोलना, टोन जो है, तो इससे स्पष्ट होता है कि लिंग्विस्टिक्स के रूप में वो बांटना चाह रहे हैं इसको। तो प्राचीन काल से लेकर आज तक मानव ने लिंग्विस्टिक्स, भाषा के संबंध में जो अलग अलग प्रयोग किए हैं, या भाषा में जो उद्विकासीय क्रम को ढूंढने की कोशिश, लिंग्विस्टिक्स जो एक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है उसमें किया जाता है। और थ्रोन्स का मतलब होता है राजगद्दी, गद्दी, सिंहासन। तो इसका तात्पर्य है कि जो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जो मानव समाज और संस्कृति में जो अलग अलग राजनीतिक रूप से, राजनीतिक जो संगठन है, निर्णय कौन लेता है, परिवार, विवाह, नातेदारी, उनमें कौन निर्णय लेता है, ये जो जितने भी मुद्दे हैं इन्हें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डायग्राम है। एग्जाम में अगर आप इसको अपने आंसर शीट में इनकॉर्पोरेट करते हो, अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करते हो, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी ए ह्यूज एडवांटेज ऑन योर पार्ट। नेक्स्ट, अब बहुत संक्षेप में हम देख लेते हैं कि 2 बड़े बड़े भागों में एंथ्रोपोलॉजी के उपभागों में बांटा जाता है। एक तो शारीरिक मानवशास्त्र और दूसरा हो गया सांस्कृतिक मानवशास्त्र। तो जो शारीरिक मानवशास्त्र है उसमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है, मानव के उद्भव और विकास का, उसकी शारीरिक बनावट एवं शारीरिक भिन्नताओं का वैज्ञानिक अध्ययन। ओके, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर प्रजातीय, रेशियल जो क्लासिफिकेशन और प्रजातीय वितरण, रेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड, उसकी स्टडी की जाती है। मानव किन शारीरिक विशेषताओं के कारण पशु जगत से पृथक हो पाया। हमने लेस्ली वाइट की जो पहले की स्लाइड्स थी या पहले का जो वीडियो था उसमें लेस्ली वाइट की जो 5 स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल जो एक डिस्टिंक्टिवनेस बताई थी मानव की, जिसके आधार पर वो संस्कृत का निर्माण कर पाया, वो हम पहले ही देख चुके हैं। तथा उसके शारीरिक लक्षणों में आदिकाल से वर्तमान तक कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, जो भी चेंजेस आए हैं, फिजिकल चेंजेस, उनकी स्टडी करता है। आदिकाल से वर्तमान तक के मानव के शारीरिक लक्षणों का तुलनात्मक अध्ययन। ये देखिए तुलनात्मक अध्ययन, क्योंकि इसके पर्सपेक्टिव की एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर होता है, तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करना, कर मानव के शारीरिक उद्विकास क्रम को जानना, कि जो इवोल्यूशनरी, फिजिकल इवोल्यूशनरी जो एक सीक्वेंस है इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स, उनकी स्टडी करता है। मानव की शारीरिक बनावट पर उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, पृथक्करण, आइसोलेशन, अनुकूलन, एडेप्टेशन, स्थान परिवर्तन, चेंज इन दी प्लेस।
आदि प्रक्रियाओं के प्रभावों का अध्ययन करता है कि म्यूटेशन की वजह से मानव के शारीरिक लक्षण में कौन कौन से अंतर आए हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ा है मानव पर। प्रजातीय मिश्रण के प्राणीशास्त्रीय प्रभावों का अध्ययन। अब ये देखिए, ये जो शारीरिक मानवशास्त्र है, जिसे प्राणीशास्त्रीय मानवशास्त्र भी हम कह देते हैं, इसमें व्यक्ति के और मानव के जो शारीरिक लक्षण है और साथ ही जो प्राणीशास्त्रीय लक्षण है और प्राणीशास्त्रीय लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो हस्तांतरण होता है, जिसे हम हेरिडिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं या हेरिडिटी बोलते हैं, उसकी भी स्टडी शारीरिक मानवशास्त्र के अंतर्गत की जाती है। अब देखिए, शारीरिक मानवशास्त्र के विस्तृत अध्ययन क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्राय कुछ उपभागों में विभाजित किया जाता है, जैसे सामाजिक मानव प्राणी शास्त्र, ह्यूमन बायोलॉजी, पुरातन मानवशास्त्र, ये पहले बात कर चुके हैं, मानव शरीर शास्त्र और मानव मिति, एंथ्रोपोमेट्री। अब ये जो सांस्कृतिक मानवशास्त्र है, जिसकी रुचि, जिसमें हम सबकी रुचि है, और इसी का एक उपभाग है सांस्कृतिक सामाजिक मानवशास्त्र, जो हमारे सब्जेक्ट एक पेपर है। संस्कृति की अवधारणा मानवशास्त्र की केंद्रीय एक सेंट्रल एक कंसेप्ट है संस्कृति, और एक तरह से कहे तो मानवशास्त्र जैसे एक अर्थशास्त्री है वो आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, समाजशास्त्री वो सामाजिक मामलों का विशेषज्ञ होता है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो पॉलिटिकल इश्यूज का एक्सपर्ट होता है। तो फिर एंथ्रोपोलॉजी, और एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन से ऐसे फील्ड है जिनका वो एक्सपर्ट होता है, तो वो है संस्कृति, यानी कि संस्कृति विशेषज्ञ है, वो कल्चरल एक्सपर्ट्स होते हैं। वह काल व स्थान की सीमा से संबंध करता है, कोई बात नहीं, पढ़ चुके हैं पहले। संस्कृति एकीकरण और संवर्धन के प्रतिमान से सैद्धांतिक थ्योराइजेशन करते हैं रिगार्डिंग दी इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर एंड दी ग्रोथ ऑफ कल्चर। संस्कृति में परिवर्तन के कारकों, प्रतिमान और प्रभावों का संबंध में सैद्धांतिकरण करते हैं। संस्कृति में परिवर्तन क्यों आता है, विभिन्न मानव समूहों की संस्कृतियों में समानता और विभिन्नता का अध्ययन भी सांस्कृतिक मानवशास्त्र का ही उपभाग में किया जाता है। अब देखिए, सांस्कृतिक मानवशास्त्र को भी कुछ भागों में बांटा गया, पुरातत्व आर्कियोलॉजी हो गया, प्रजा से एथनोलॉजी हो गया, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स हो गया, और सामाजिक मानवशास्त्र हो गया, ये सोशल एंथ्रोपोलॉजी गया, जो हमें पढ़ना है। ये जो पहला चैप्टर है, इस पे लंबा फोकस करने का तात्पर्य, 5वीं मेरे हिसाब से वीडियो है जो मानवशास्त्र के बारे में ही आपको बता रही है। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें, जो कुछ भी इस चैप्टर में लिखा गया है, यदि मानवशास्त्र को हम रिप्लेस कर दें सामाजिक मानवशास्त्र, तो मोटे मोटे यही शब्द और यही प्रेजेंटेशन आपका रहना है। तो एक तरह से आपकी ये पहली यूनिट ही कवर हो रही है, क्योंकि जो सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, अन्य विज्ञानों के साथ उसका महत्व, उसकी उपशाखाएं क्या है, वो सारी लगभग ऐसी ही है। अब देखिए, दो ये थॉट बबल्स हैं, छोटे छोटे, हम कह सकते हैं इनको थॉट बबल्स, ये थॉट बबल्स हैं दो, इन पे डिस्कस कर लेते हैं। व्यवहारिक मानवशास्त्र। अब देखिए, मानवशास्त्र की ऊपर जितनी भी हमने बात की है, वो मानवशास्त्र के अलग अलग जो फील्ड्स हैं, भाग हैं, उपभाग हैं, उनकी बात करता है, और वो एक तरह से मानवशास्त्र का जो सैद्धांतिक ज्ञान है उसके बारे में चर्चा करता है। लेकिन मानवशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसका सैद्धांतिक पक्ष भी और व्यवहारिक पक्ष भी उतना ही तगड़ा, जिसको बोल सकते हैं, इतना ही महत्वपूर्ण है। इसी बात पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं व्यवहारिक मानवशास्त्र पे। मानवशास्त्र एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार का विज्ञान है, जहां एक और यह मानव जीवन के शारीरिक और सांस्कृतिक पक्षों के संबंध में अवधारणात्मक, कंसेप्चुअल, पद्धति शास्त्री, मेथोडोलॉजिकल और सैद्धांतिक ज्ञान, थ्योरेटिकल नॉलेज में परिवर्धन, एनहेंसमेंट और परिमार्जन, और एक तरह से उसको परिमार्जन का मतलब उसको नए तथ्यों के आलोक में उसको रिफाइन करने का काम भी करता है। वहीं दूसरी ओर मूर्त जीवन दशाओं, हमारे जो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस है, हमारे चारों ओर जो घटित हो रही है चीजें, उनके संबंध में भी अपने सैद्धांतिक ज्ञान के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन करता है वो। जैसे साइंस और टेक होता है, साइंस एंड टेक, साइंस तो विज्ञान है, सैद्धांतिक विज्ञान, और टेक्नोलॉजी उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी, सैद्धांतिक एंथ्रोपोलॉजी जो है, उसका जो अप्लाइड एस्पेक्ट है उसको हम व्यवहारिक मानवशास्त्र या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी कह देते हैं। और मानव जीवन से जुड़े इसका एप्लीकेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, विभिन्न जो भ्रांतियां, मिथ्स हैं, त्रुटिपूर्ण मान्यताएं, जो ह्यूमन फेलिसीज हैं, या एक तरह से फॉल्टी या त्रुटिपूर्ण एज्यूम्पशंस हैं, उनके बारे में ये हमें ज्ञान उपलब्ध कराता है, और उनको दूर कर समाज में एकीकरण को बढ़ावा देता है, समाज में एक दूसरे की संस्कृतियों को जानने और उनको आत्मसात करने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से वो एक अधिक अच्छा और एक अधिक मानवीय समाज के निर्माण करने में
ये अपनी भूमिका देता है। मानवशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक समस्याओं को समझने, उनके समाधान करने के लिए किया जाता है। व्यवहारिक मानवशास्त्री सामाजिक परिवर्तन और नियोजन, सोशल चेंज एंड प्लानिंग में अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। इसीलिए लूसी मेयर साहब ने क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक मानवशास्त्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भले तो सामाजिक परिवर्तन की बात कर लो, भले व्यवहारिक मानवशास्त्र की बात कर लो, एक ही मतलब है। व्यवहारिक मानवशास्त्री स्वयं ही सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में क्रियाशील होकर समाज में नियोजित परिवर्तन लाने प्रयासित रहते हैं। इसीलिए टेक्स नाम के व्यक्ति जो विद्वान थे, उन्होंने व्यवहारिक मानवशास्त्र और क्रियात्मक मानवशास्त्र, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, या हम कह सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी इन एक्शन, एंथ्रोपोलॉजी इन एक्शन, ठीक है, कहा है। व्यवहारिक मानवशास्त्र की उपयोगिता परसंस्कृतिकरण, एनकल्चरेशन, संस्कृति संपर्क की समस्या, प्रॉब्लम्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कल्चर कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चरल ग्रुप्स, प्रजातीय पूर्वाग्रह जो रेशियल प्रेजुडिसेस है, नियोजित परिवर्तन के कार्यक्रमों, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन, जनजातीय विकास, ट्राइबल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, हेल्थ, युद्ध संबंधी समस्या आदि क्षेत्रों में काफी अधिक है। रेमंड फर्थ जो एक वन ऑफ द ग्रेट एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने व्यवहारिक मानवशास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग का है, सोशल इंजीनियरिंग का है। क्यों? क्योंकि इसका भी उद्देश्य समाजशास्त्र के समान ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाकर समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों के क्रम को विकसित करना है। वहीं मजूमदार और मदान और कलखोन साहब ने व्यवहारिक मानवशास्त्र को सामाजिक चिकित्सा, एक तरह से सोशल डायग्नोसिस, सोशल मेडिसिन का नाम दिया है, न कि सामाजिक इंजीनियरिंग का। ये पहला थॉट बबल था आपका। दूसरा थॉट बबल भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है आपका सामाजिक मानवशास्त्र। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। प्राय सामाजिक मानवशास्त्र और जो सांस्कृतिक मानवशास्त्र है उसको लोग पर्यायवाची मानते हैं, क्योंकि जनरली ये माना जाता है कि समाज और संस्कृति में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समाज बिना संस्कृति के और संस्कृति के बिना समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, परंतु इनमें थोड़ा थोड़ा एक टेक्निकल डिफरेंस है। संस्कृति में सभी प्रकार की टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त मानवीय जीवन और अनुभव के मूर्त और अमूर्त सभी प्रकार के अनुभव को सम्मिलित किया जाता है, जबकि समाज का तात्पर्य है सामाजिक संबंधों के एक अमूर्तता न माना, जो परिवार के रूप में हमें दिखते हैं, जो नातेदारी के रूप में हमें दिखते हैं, जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक संगठन के रूप में हमें दिखते हैं, एक विभिन्न प्रकार के संस्थागत जो व्यवहार है, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है ह्यूमन बींग्स का, उसके रूप में वो प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट करता है खुद को। तो सामाजिक मानवशास्त्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र का एक उपशाखा है। यानी कि अगर ये सांस्कृतिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है तो सामाजिक मानवशास्त्र इतना है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और यह कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, तो उसी की उपशाखा होगी ना। तो जहां सांस्कृतिक मानवशास्त्र संपूर्ण मानव संस्कृति का अध्ययन करता है, वही सामाजिक मानवशास्त्र प्रमुखता विभिन्न मानव समूहों की, अब देखिए ये सामाजिक संरचनाओं, जो भी समाजशास्त्र में हम जिन शब्दों को, टर्मिनोलॉजी को उपयोग करते हैं, वो यहाँ चिपका देनी है अपने को। देखो, सामाजिक संरचनाओं, संस्थाओं, सामाजिक प्रणालियों के विभिन्न भागों में मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। वह संस्थागत मानवीय व्यवहार, विवाह, परिवार, वंश, गोत्र, नातेदारी, आर्थिक और राजनीतिक संगठन, अपराध, कानून, न्याय व्यवस्था, समाजों के उद्भव, विकास और परिवर्तन आदि पक्षों का अध्ययन करता है। सामाजिक मानवशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अध्ययन की तुलना में काफी सीमित है। होबल ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि सामाजिक मानवशास्त्र वास्तव में सांस्कृतिक मानवशास्त्र की उपशाखा है, क्योंकि इसकी रुचि किसमें है? सामाजिक व्यवहार और सामाजिक समूह, यानी कि सामाजिक संरचना के संगठन में है। उनकी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स है, जिनसे समूह बनते हैं, समूह का निर्माण होता है, समूह टूटते हैं, नए समूह बनते हैं, इन सब का अध्ययन करते हैं। कभी कभार और कभी कभी ओकेजनली संस्कृति और कलाओं के औद्योगिक पक्षों में भी रुचि रखते हैं। इसमें संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं आता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन किसमें आता है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का हिस्सा है वो। अब पेनीमैन जो है ने सांस्कृतिक मानवशास्त्र के उस भाग को सामाजिक मानवशास्त्र कहा है जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो इस रूप से हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारा कल्चर एंथ्रोपोलॉजी है और ये हमारा सोशियोलॉजी है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, ये हमारा हो गया सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन ने तो सोशियोलॉजी को क्या कहा है? सोशल एंथ्रोपोलॉजी को कंपैरेटिव सोशियोलॉजी का है, कंपैरेटिव तुलनात्मक समाजशास्त्र, कंपैरेटिव सोशियोलॉजी भी कहा है।
तो ठीक है बच्चों, आज के अपने लेक्चर में इतना बहुत है। आगे हम 2 टॉपिक और बच गए, जैसे मानवशास्त्र की प्रकृति और अन्य जो विज्ञान है, चाहे वो प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उनके साथ मानवशास्त्र की जो एक इंटेलेक्चुअल किनशिप है या बौद्धिक नातेदारी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। क्या गिव एंड टेक का रिलेशन है, क्या लिंक्स अप्स हैं मानवशास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ। तो टिल थैंक्स फॉर नाउ, start working hard, start preparing your notes. See you soon in the next video. Till then, peace out.